हेलो दोस्तों, ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। भूगोल का हम पार्ट 3 तक हम अगली वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम पार्ट 4 को देखेंगे। तो पार्ट 4 जो कि हमारा है कृषि, तो उसके संदर्भ में हम लोग आज बातचीत करेंगे और ये इसका पहला लेक्चर है। इसके सेकंड लेक्चर की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे समक्ष एक ये पहली टॉपिक दिख रही है, कृषि। हम ये देखेंगे कि कृषि से हम क्या समझते हैं, कृषि क्या है और कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वो सब हम बातें अभी जानेंगे। तो चलिए कृषि के बारे में जानते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत, जो हमारा देश प्यारा भारत है, ये कृषि के लिए ही जाना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अधिकांश लोग खेती करते हैं। भारत के ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, लगभग 2/3 लोग। अगर जैसे हमारा भारत 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, 1, 2 और 3, तो इसमें एक भाग केवल कृषि नहीं करता है, यानी कि व्यवसाय और उद्योग अन्य काम करते हैं, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं। बाकी जो ये 2 भाग जो हमारा है, ये पूरा हमारा एक कृषि पर ही टिका हुआ है। तो आगे बात कर लेते हैं। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं और एग्री मीन्स हमारा होता है भूमि और कल्चर मीन्स होता है खेती। आगे देखते हैं, ये एक खेत का चित्र है। इसी तरह हम लोग खेती करते हैं। आगे हम कृषि के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कृषि हमारे देश का एक प्राचीन क्रिया है। समय के साथ साथ खेती के तरीकों में बदलाव आया है। खेती के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं: प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि। कृषि के और भी प्रकार हैं, हम आपको अभी नीचे बता रहे हैं। अब यहाँ आप इस चित्र में कृषि के ढेरों प्रकार देख सकते हैं: निर्वाह कृषि, सामूहिक कृषि, सरकारी कृषि और रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य कृषि और बाजार के लिए सब्जी एवं उद्योग कृषि। तो इतने प्रकार हैं हमारे कृषि के। तो हम और आप कुछ प्रकारों को यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कक्षा 10 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए, पहला ये हमारे समक्ष टॉपिक है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। तो जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज हो कि उससे एक परिवार का पेट भर सके, तो उसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती के छोटे टुकड़ों पे की जाती है, यानी कि वह कृषि जो बहुत थोड़े ही इतनी ही मात्रा में उस किसी खेत पर कृषि की जाए कि उससे एक या एक से अधिक 2 परिवार ज़्यादा से ज़्यादा का पेट भर सके। अपने परिवार के लिए खेती जब की जाती है तो उसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रारंभिक यानी कि प्रारंभ हुआ है, और जीवन निर्वाह, जीवन और निर्वाह माने गुजारा, तो जीवन का गुजारा करने के लिए प्रारंभ की गई कृषि को प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। आगे की बात को देखते हैं। तो इस प्रकार की खेती ज़मीन के छोटे भूभाग पर होती है, छोटे टुकड़े पर की जाती है, और इस प्रकार की खेती में श्रम का इस्तेमाल होता है। तो श्रम का भी इस्तेमाल होता है। यह मुख्यतः मानसून पर और ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही फसल का चुनाव किया जाता है। यानी कि जो इसमें ये किसान अगर कोई फसल बो रहा है, तो इसमें वो पहले इस बात को देखेगा कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या क्या इस ज़मीन में पैदा हो सकता है जिससे हमारे परिवार का पेट भर जाए। तो वो किसान इस अनुसार ही इसमें कृषि करेगा। आगे कर्तन दहन प्रणाली इसे कहते हैं, और इसे आप लोग एक और नाम से जानते हैं, झूम खेती इसे कहते हैं। तो झूम खेती के बारे में चलिए जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग वनस्पति को काटा जाता है। वनस्पतियों को, जितने भी कोई जंगल है तो उसमें जितनी भी छोटी मोटी और बड़े पेड़ वनस्पति हैं उनको काट दिया जाता है। फिर उसे सुखाने के बाद जला दिया जाता है। जलाने के बाद
वनस्पति के जलने से राख बनती है और उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। यानी कि जुताई करके या गुड़ाई करके कुछ ऐसी क्रियाएं करके मिट्टी के साथ उन राख को मिला देते हैं। उसके बाद फसल उगाई जाती है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, यानी कि जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो जो किसान उस पर खेती कर रहा होता है वो उस भूमि को छोड़ देता है और फिर खेती के लिए दूसरी भूमि पर जाता है। और इस प्रकार कृषि से मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है और कृषि भी लोगों की हो जाती है। इसे झूम खेती कहते हैं। लेकिन झूम खेती का हमारा ये सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि इस खेती में हम पेड़ पौधों को यानी कि वनस्पतियों को जला देते हैं, तो इससे, और जब जलाते हैं तो उनसे हमारी जो ये निकलता है धुआं, तो इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक आदमी इस खेत को जला रहा है। ये झूम खेती का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं, इसको जल्दी से फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पे झूम खेती और उस झूम खेती के कई नाम हैं। कर्तन दहन प्रणाली खेती के विभिन्न नाम हैं। तो उन नामों के बारे में जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये नाम हमेशा हमारे 10th में, इंटर में भी आएगा अगर आप इस विषय को लेंगे। और ये जब तक हम पढ़ेंगे ये तब तक ये ज़रूरी रहेगा। हमारे कंपटीशन में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो झूम खेती, इस कर्तन दहन प्रणाली को झूम खेती कहते हैं। असम में, मेघालय में और मिजोरम, नागालैंड में। पामलू इसको कहते हैं मणिपुर में। और बस्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं। बेवर या दहिया इसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में इसे पामा डाबी या कोमन या बारागी, इन 3 नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में इसे कुंभारा नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसे वालरे या वाल्टरे नाम से जाना जाता है। हिमालय में इसे खी कहा जाता है। झारखंड में कुरवा के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा। और देखते हैं, वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोले कहा जाता है और रे कहा जाता है हमारे वियतनाम में। तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे के संदर्भ में हम लोग कृषि के बारे में और बातचीत करते हैं। गहन जीविका कृषि हमारे समक्ष आ रहा है। यहाँ पे जीविका होना चाहिए। तो गहन जीविका कृषि, जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है तो उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन का, अब देखिए गहन जीविका कृषि हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने किसी मिडिल वर्ग के या फिर और उससे भी उच्च वर्ग के, उच्च सोसाइटी के किसान को देखा होगा, वो इतनी खेती करती हैं कि, और उनके परिवार भी बहुत होते हैं, तो वह इतनी खेती करते हैं, एक बड़े भूभाग पर खेती करते हैं और सघन आबादी वाले क्षेत्र में वो रहते हैं। उसे गहन जीविका कृषि कहा जाता है। इसमें वह जैव रासायनिक उर्वरकों पर निवेश करते हैं, सिंचाई अत्यधिक करते हैं। इससे गहन जीविका कृषि और अच्छे तरीके से होती है। यहाँ पे कुछ इसके उदाहरण दिए हैं। तो गहन जीविका कृषि के यहाँ पे कुछ ये चित्र दिख रहे हैं हमारे समक्ष। ये एक व्यक्ति है, ये किसान है। तो ये यहाँ पर ये अपने ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर रहा है। ये यहाँ पे उसने धान बोया है, यहाँ पे उसने सरसों के फूल बोए हैं। तो ये सब गहन जीविका कृषि के ही उदाहरण हैं। आगे गहन जीविका कृषि के कुछ हानियाँ, कुछ दिक्कतें हैं, उनकी निजी समस्याएं हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन का बंटवारा होने लगता है। इससे ज़मीन का आकार छोटा होने लगता है। छोटे आकार के भूखंड से होने वाली पैदावार कोई लाभप्रद नहीं होती है। तो आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है कि जो गहन जीविका कृषि है उसमें जब पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा होने लगता है ज़मीन का,
तो इससे हमारा जो खेत का आकार बहुत छोटा हो जाता है, और छोटे आकार में अगर हम खेती करते हैं तो उससे हमें लाभ नहीं मिलता है। आगे वाणिज्य कृषि के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। वाणिज्य कृषि, जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। वाणिज्य माने कि जैसा कि आप इस शब्द से ही स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि वाणिज्य मानी व्यापार करना, खेती का व्यापार करना। तो जब इस उद्देश्य से जब किसी चीज़ को पैदा किया जाए कि उसका हम इतना उसको बेचें कि हमें लाभ मिले, तो इस प्रकार की खेती को वाणिज्य कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक साजो सामान का इस्तेमाल होता है। जैसे ये हमारा पेस्टिसाइड है, तो ये पेस्टिसाइड ये लोग कितनी, अगर किसी को वाणिज्य कृषि करना है तो उसे बड़ी जोत के हथियार चाहिए, अच्छे किस्म के उसको हथियार चाहिए, और अच्छी तरीके से उसकी फसल लगी होनी चाहिए। अच्छे कंपनी के उसको ड्रोन और अन्य मशीनें, ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके जो साजो सामान होते हैं वो बहुत अच्छे किस्म के होते हैं। इससे अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, खरपतवार नाशक का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमानों पर वाणिज्य कृषि होती है। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ पंजाब में, हरियाणा में, और जो हमारा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी बड़े पैमाने पर वाणिज्य कृषि होती है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की खेती की जाती है। चलिए आगे की बातों को डिस्कस करते हैं। आगे हमें ये वही है, ये ऊपर वाला ही लेक्चर है, तो ये 2 बार फ़ोटो में आ गया है। चलिए इसको हमने पढ़ लिया है। तो रोपण कृषि अगला है। तो रोपण कृषि के बारे में हम पढ़ते हैं। और रोपण कृषि यानी कि जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, रोपण माने रोप करना, यानी कि लगाना, किसी पौधों को लगाना। तो रोपण कृषि के बारे में चलिए हम और आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। रोपण कृषि भी हमारे पाठ के संदर्भ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बीज के विपरीत पौधों से कृषि करना रोपण कृषि कहलाता है। मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि जब हम पौधों को लगाते हैं, बीज हम नहीं बोते हैं, हम पौधों से जब कृषि करेंगे तो उसे रोपण कृषि की श्रेणी में उसे रखा जाएगा। जब किसी एक फसल को एक बड़े पैमाने या क्षेत्र में उपजाया जाता है उसे रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार की खेती करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लागत लगती है और बहुत ज़्यादा हमें कारीगरों, कामगारों की आवश्यकता होती है जिससे हम रोपण कृषि करें। रोपण कृषि करने के लिए एक एक पौधों को मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, खुरपी की सहायता से या फिर हाथों से ही। तो जैसे कि हम लोगों ने धान बैठाते हुए, अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है। तो धान बैठाने में क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ों को मजदूर लोग जो होते हैं वह उन पेड़ों को लगाते हैं और उन्हीं पेड़ों से ही धान की प्राप्ति होती है। पहले उसका हम लोग बीज लाते हैं, उसको बो देते हैं, इसके बाद उस बीज को उससे पौधे का निर्माण किया जाता है। फिर पौधों को कम से कम एक आधा फुट की दूरी पे लगाया जाता है, उससे धान बहुत मोटा होता है। तो इस तरह के खेती को रोपण कृषि कहते हैं। आशा करता हूँ रोपण कृषि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे की बात करते हैं। रोपण कृषि के संदर्भ में कुछ और बातें कर लेते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण कृषि के मुख्य उदाहरण है। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के चायों के बागानों में होता है। कॉफ़ी तमिलनाडु में उगाई जाती है। जो हमारी कॉफ़ी है ये हमारे तमिलनाडु में उगाई जाती है। जो चाय है वो आपको पता है असम की दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत फेमस है। उत्तरी बंगाल और के कुछ बागान जो हैं वो चाय के लिए बहुत फेमस हैं। साथ ही साथ रबर और गन्ना भी और केला भी हमारे रोपण कृषि के ही उदाहरण हैं। चावल भी हमारे, धान जो हैं वो भी रोपण कृषि के उदाहरण हैं। चलिए आगे हम शस्य प्रारूप यानी कि कृषि प्रारूप भी इसे कहेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न इंग्लिश में कहें, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक साल में कम से कम कितनी फसल को कितने समय तक बोया जाता है। तो कृषि का क्या प्रारूप होता है, तो इसके बारे में चलिए हम और आप डिस्कस कर लेते हैं।
तो रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है। जाड़ा आपने देखा है? जी हाँ, ये चित्र मौजूद है आपके समक्ष। इसमें आप देख सकते हैं 2 व्यक्ति अलाव जलाए हुए बैठे हैं, इनको बहुत जाड़ा लग रहा है इस समय। तो इसमें ये जाड़े का सीज़न है, तो रबी की फसल जाड़े में ही उगाई जाती है, यानी कि इस कठोर जाड़े में ही हम लोग रबी की फसल को बोते हैं, पानी देते हैं और उसकी बोआई जुताई करते हैं। यानी कि रबी की फसलें मुख्य रूप से जाड़े की फसल कहलाती हैं, इसे जाड़े की फसल कहते हैं। रबी की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है। रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूं, मटर, चना और सरसों। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये सब रबी फसल के मुख्य उत्पादक हैं। रबी फसल का एक हम आपको बहुत सरल ही एग्जाम्पल बता रहे हैं जो आपने सुना होगा और उसको आप खाते भी हैं। गेहूं है इसका एग्जाम्पल। गेहूं की हम लोग रोटी खाते हैं, तो गेहूं एक जो इसका एग्जाम्पल है। तो गेहूं इस प्रकार की फसल है, रबी फसल है। इसको हम लोग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोते हैं और अप्रैल से जून के बीच में काट लेते हैं इस फसल को और गेहूं के दाने को निकाल लेते हैं। अगर कोई वाणिज्यिक किसान है तो वो इस फसल को बेच भी देता है गेहूं को। इसमें पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रबी फसलों की कृषि की जाती है। चलिए आगे हम खरीफ फसलों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है, इसे इसलिए गर्मी की फसल कहते हैं। खरीफ की बुआई जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। यानी कि इसकी जो बुआई है वो जुलाई में होती है। इसका एक एग्जाम्पल है धान, जो कि है रोपण कृषि के एग्जाम्पल भी है और ये खरीफ फसल का एग्जाम्पल भी है। ये धान जो है हमारा, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ये एक खरीफ फसल है। इसकी हम लोग बुआई जुलाई में करते हैं और कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाती है। खरीफ की मुख्य फसलें हैं धान, पहले ही धान आया, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन यानी सोयाबीन। धान के मुख्य उत्पादक हैं असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके। असम और पश्चिम बंगाल ये दोनों धान के मुख्य उत्पादक हैं और उड़ीसा के तटवर्ती इलाके भी कुछ भाग पैदा करते हैं धान का। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये सब भी हमारे धान के इलाके हैं। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये कॉटन है, ये भी एक खरीफ फसल है। इसे जुलाई के बीच में बोया जाता है और अक्टूबर सितंबर में काट लिया जाता है। पैडी यानी कि धान, सोयाबीन, पिजन पी यानी कि मटर और मटर, इनको सबको बोया जाता है। आगे चलिए देखते हैं जायद की फसलों के बारे में। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। शस्य प्रारूप का ये अंतिम प्रकार की ये फसल है जायद फसल। इसे जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है, यानी कि ये ना जुलाई से अक्टूबर तक की फसल में बोया जाएगा और ना ही अक्टूबर से अप्रैल तक की फसल में बोया जाएगा। इसे अप्रैल में जब हमारे खेत खाली हो जाते हैं अप्रैल में, तो अप्रैल से लेकर और जून तक की इसे फसल कहते हैं। ये 1-2 महीने की होती है। इसमें हम अपने सब्जियों को बोते हैं। जैसे जो हमारी भिंडी हमारी जो मुख्य फसल है, ये 1 से 1.5 महीने में तुरंत तैयार हो जाती है। इसे जायद की फसल भी कहते हैं। तो चलिए जायद के फसल के बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तरबूज आता है, खरबूजा, खीरा, सब्जियों वाले जितने भी पौधे हैं और चारे वाली फसलें, यानी कि जो हम अपने गायों को, भैंसों को चारा खिलाते हैं, वो भी जायद की फसल के एग्जाम्पल हैं। गन्ने भी इसी मौसम में लगाया जाता है, यानी कि गन्नों का जो रोपण होता है वो भी इसी महीने में होता है, लेकिन उसे पूरी तरह से बढ़ने में 1 साल लग जाता है। गन्ना 1 साल की हमारी फसल होती है। तो अगर आपने किसी खेत में गन्ना बोया है तो वही गन्ना ही उसका शस्य प्रारूप हो जाएगा। उसमें ना आप रबी की फसल बोएंगे, ना खरीफ और ना जायद, इसकी तीनों की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि गन्ना ही हमारी 1 साल की फसल हो जाती है।
तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर तक आपको इतनी बातें क्लियर रही होंगी। और अगले हम वीडियो लेक्चर में कुछ मुख्य फसलें जैसे चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, दाल, चाय, काफ़ी, इनके सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल करें। और हमारे चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी यानी कि बेल बटन को नोटिफिकेशन ऑन पर करके रखें ताकि इस तरह के जितने भी वीडियो आते रहें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।